शरणस बायोलॉजी में पुनः आपका स्वागत है और मैं आपकी सेवा के लिए उपस्थित हूँ डॉक्टर आर एस शरण। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे फर्टिलाइजेशन। देन मैंने वहाँ बताया था लास्ट में कि दो छोटे छोटे टॉपिक और भी हैं इस चैप्टर, दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। क्लियर? और ये डबल फर्टिलाइजेशन, द डबल फर्टिलाइजेशन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय नवाश्चिन एंड ग्रिग्नार्ड on Fritillaria and Lilium plant. Clear? The double fertilization was first discovered by Navaschin and Grignard on Fritillaria and Lilium plant. Fertilization was discovered by Strasburger on Monotropa plant, but डबल फर्टिलाइजेशन का अध्ययन सबसे पहले किया था नवाश्चिन तथा ग्रिग्नार्ड नामक वैज्ञानिकों ने फ्रिटिलैरिया तथा लिलियम नामक प्लांट पर। फर्टिलाइजेशन के समय हम लोग फर्टिलाइजेशन पढ़े थे, रिकॉल कीजिए जरा। दिस इज एम्ब्रियो सैक, दिस वन एंटीपोडल सेल्स, बोथ आर synergids. This is egg cell and this one secondary nucleus, also called definitive nucleus. Clear? आपने कहा था, याद कीजिए कि पॉलन ट्यूब आता है एंड पॉलन ट्यूब कैरी टू मेल गैमेट्स। पॉलन ट्यूब में प्रेजेंट होते हैं दो मेल गैमेट्स। आपने कहा था, याद कीजिए कि out of these two male gametes, one male gamete fuses with egg cell to form embryo. इसे आपने कहा था सिनगैमी या इसी को कहते हैं एम्फीमिक्सिस। ये एक फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं क्या? द फ्यूजन ऑफ टू डिसिमिलर गैमेट्स दैट इज वन मेल एंड अनदर फीमेल। तो ये मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है एग सेल, तो एक फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो गई। क्लियर? अब आप कहते हैं कि यह जो सेकेंड मेल गैमेट है, द अनदर मेल गैमेट फ्यूजेस विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस टू फॉर्म एंडोस्पर्म, टू फॉर्म एंडोस्पर्म। क्लियर? तो यहां एक दूसरा फर्टिलाइजेशन हो गया। ये मेल गैमेट है, ये फीमेल पार्ट है, तो ये एक दूसरा फर्टिलाइजेशन हो गया। सिंस टू फर्टिलाइजेशंस अकर एट ए टाइम, हेंस इट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। यह जो फ्यूजन है इसे तो हम लोग कह देते हैं सिनगैमी या एम्फीमिक्सिस। दिस इज टू फर्टिलाइजेशन, बट यह जो सेकेंड मेल गैमेट है वो फ्यूज करता है किसके साथ? सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, तो निर्माण करता है एंडोस्पर्म का। दिस फ्यूजन इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर? और डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया सभी एंजियोस्पर्म्स में, एंजियोस्पर्म्स आप जानते हैं, द फ्लावरिंग प्लांट्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, दैट इज एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। तो यहाँ एंजियोस्पर्म का मुख्यतः हम लोग पढ़ रहे हैं, जिम्नोस्पर्म में देयर इज अनदर मैकेनिज्म है। तो यह जो डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया है वो सभी एंजियोस्पर्म्स में होती है, और एंजियोस्पर्म्स को हम लोग डिवाइड करते हैं दो क्लासेस में, याद कीजिए, दैट इज डाइकॉट्स, डाइकोटाइलेडन्स एंड मोनोकॉट्स, दैट इज मोनोकोटाइलेडन्स। क्लियर? कहने का अर्थ है कि यह जो डबल फर्टिलाइजेशन है ये क्रिया डाइकॉट्स मोनोकॉट्स दोनों में होती है। क्लियर? ये हो गया डबल फर्टिलाइजेशन। अब आ जाए हम लोग ट्रिपल फ्यूजन। अनदर टॉपिक इज ट्रिपल फ्यूजन। इंपॉर्टेंट है ये सब और कंसेप्ट रखना जरूरी है। ट्रिपल फ्यूजन
समझेंगे। मैं लिख दो ट्रिपल फ्यूजन, रिमेंबर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। मैं पिछले क्लास में कहा भी था कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक को थोड़ा आप रिवाइज कर जाएंगे। एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट याद कीजिए। आपने कहा था कि ओव्यूल का कोई भी सिंगल सेल, न्यूसेलस उसके बॉडी को कहते हैं, तो उसका कोई भी सिंगल सेल एनलार्ज करने लगता है, बड़ा होने लगता है, और उसे हम लोग कह देते हैं मेगास्पोर मदर सेल या एम्ब्रियो सैक मदर सेल। क्लियर? वह जो मेगास्पोर मदर सेल है उसमें मियोसिस डिवीजन होता है, जिससे 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स का निर्माण होता है। उसे आपने कहा था क्या? मेगास्पोर टेट्राड। क्लियर? इसके पश्चात आपने कहा था कि इसमें से ऊपर के 3 सेल्स जो है वो डिजेनरेट कर जाते हैं एंड 3 ब्लैक कैप लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करता है, और इस सेल को हम लोग कह देते हैं क्या? मेगास्पोर। अब इस मेगास्पोर में आपने कहा था कि 3 बार होता है माइटोसिस डिवीजन। क्लियर? 3 टाइम्स होते हैं माइटोसिस डिवीजन। तो फर्स्ट माइटोसिस होगा तो आउट ऑफ 2 न्यूक्लियाई 1 न्यूक्लियस माइग्रेट टू अपोजिट पोल। सेकेंड माइटोसिस होगा, यहाँ 2 न्यूक्लियाई हो जाएंगे, यहाँ भी 2 न्यूक्लियाई हो जाएंगे। थर्ड माइटोसिस होगा, कहने का अर्थ है कि दोनों पोल्स पे 4 न्यूक्लियाई उपस्थित होंगे। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है आपने कहा था, चूंकि इसको समझना जरूरी है तभी आप ट्रिपल फ्यूजन समझेंगे, और वहाँ एक क्वेश्चन हम अभी बताते हैं आपको। तो उसके बाद आपने कहा था कि दोनों पोल से एक एक न्यूक्लियस सेंटर की ओर चले आते हैं, और ये दोनों न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज कर जाते हैं, और इस फ्यूज्ड न्यूक्लियस को ही आपने कहा था क्या? सेकेंडरी न्यूक्लियस। इस फ्यूज न्यूक्लियस को ही आपने कहा था सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्लियर? ये तो हो गए एक सेल, 2 सिनर्जिड्स हो गया, और एंटीपोडल सेल्स हो गए। क्लियर? अब देखिए फर्टिलाइजेशन के समय पुनः रिकॉल कीजिए, दिस वन सेकेंडरी न्यूक्लियस, both are synergids, and this one egg cell, and these are antipodal cells। अब आइए, आपने कहा कि फर्टिलाइजेशन के समय पॉलन ट्यूब में आते हैं 2 मेल गैमेट्स। ठीक है? तो यह जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है, गौर कीजिए, इस सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण हुआ 2 पोलर न्यूक्लियाई के फ्यूजन के कारण। वहां आपको मैंने हैप्लॉइड डिप्लॉइड का कंसेप्ट दिया था, रिमेंबर कीजिए। हमने कहा था कि प्लांट का कोई भी पार्ट, रूट, स्टेम, लीफ, कैलिक्स, कोरला, जो रिप्रोडक्शन में नहीं भाग लेता वो होते हैं डिप्लॉइड, अर्थात ये न्यूसेलस भी डिप्लॉइड होता है 2n नंबर। अब यहाँ आपने कहा था कि मियोसिस हो गया, तो मियोसिस होगा तो डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो जाएंगी। तो इसमें n नंबर था, इसमें भी n था, इसमें भी n था, इसमें भी n था, अर्थात ये चारों न्यूक्लियाई ये जो हैं सभी में n नंबर होंगे, इन दोनों में भी n नंबर होगा। अब आपने कहा कि ये दोनों न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज कर गया, अर्थात सेकेंडरी न्यूक्लियस फिर से हो गया डिप्लॉइड 2n। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो साइट में भी आपको मैंने ये बताया था। खैर, तो इसका अर्थ है कि यह तो है 2n, ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है, चूंकि ये 2 पोलर न्यूक्लियाई के फ्यूजन के कारण बना, तो ये सेकेंडरी न्यूक्लियस हो गया डिप्लॉइड। बाकी के जितने एंटीपोडल्स हैं वो हैप्लॉइड होता है, सिनर्जिड हैप्लॉइड होगा, और ये एक सेल भी हैप्लॉइड होगा। क्लियर? अब फर्टिलाइजेशन के समय आप कहते हैं कि एक मेल गैमीट जो है वो फ्यूज कर जाता है जाकर इस सेकेंडरी न्यूक्लियस से। तो गैमीट में हमेशा होता है हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, गैमीट हमेशा होता है n नंबर। क्लियर? तो 2n तो पहले से था। अब फर्टिलाइजेशन के समय चूंकि एक मेल गैमीट यहाँ जाकर फ्यूज कर गया इस सेकेंडरी न्यूक्लियस से, तो निर्माण हुआ किसका? एंडोस्पर्म का। आपने कहा था कि निर्माण हुआ किसका? एंडोस्पर्म का।
क्लियर। तो इसका अर्थ है कि एंडोस्पर्म होगा ट्रिप्लॉइड 3n, ये हमेशा कंसेप्ट रखिएगा। जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म होता है वो हैप्लॉइड, वो जिम्नोस्पर्म में पढ़ेंगे। खैर यहाँ पर जो एंजियोस्पर्म्स हैं अगर कहे तो उसमें एंडोस्पर्म हमेशा होगा ट्रिप्लॉइड 3n। यहाँ एक क्वेश्चन आता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कम से कम 10-15 बार आ चुका है कॉम्पिटिशन्स में एज वेल एज इन बोर्ड एग्जाम्स। कहते हैं कि इफ देयर इज 20 क्रोमोसोम्स इन रूट ऑफ ए प्लांट, किसी भी प्लांट के रूट में क्रोमोसोम्स की संख्या है 20, देन वो पूछेंगे व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन एंडोस्पर्म। आपको केवल यही कंसेप्ट रखना है कि प्लांट का वह भाग जो रिप्रोडक्शन में नहीं भाग ले रहा है, जैसे रूट, स्टेम, लीफ, कैलिक्स, कोरोला, आपका ओव्यूल है तो उसका न्यूसेलस, कोई भी पार्ट जो रिप्रोडक्शन में नहीं भाग लेगा वो हमेशा होता है डिप्लॉइड। क्रोमोसोम्स होते हैं पेयर में, 2n से डिनोट करते हैं। एम्ब्रियो सैक का कंसेप्ट रखिएगा कि ये सेकेंडरी न्यूक्लियस सिर्फ होता है डिप्लॉइड और बाकी के सभी सेल्स होते हैं हैप्लॉइड। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। अब देखिए, आपको कहा कि किसी भी प्लांट के रूट में क्रोमोसोम्स की संख्या है 20, तो रूट बता रहा है, इसका अर्थ है कि 2n डिप्लॉइड होते हैं रूट्स। मैंने कहा कि प्लांट का कोई भी पार्ट जो रिप्रोडक्शन में नहीं भाग लेता वो डिप्लॉइड होगा, डिनोट करते हैं 2n से। तो 2n बराबर हुआ 20, देन n बराबर 10, n बराबर 10, और पूछ रहा है किसमें, एंडोस्पर्म में। तो एंडोस्पर्म होता है क्या, ट्रिप्लॉइड। तो 3n निकालना है आपको, अर्थात क्रोमोसोम्स की संख्या हो जाएगी 30। क्लियर। क्वेश्चन रहेगा कि इफ देयर इज 7 क्रोमोसोम्स इन सिनर्जिड्स ऑफ ए प्लांट, किसी भी पौधे के सिनर्जिड में क्रोमोसोम की संख्या है 7, देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन लीव्स। अब सिनर्जिड में 7 बोल रहा है तो सिनर्जिड होता है क्या, हैप्लॉइड। तो इसका अर्थ है कि n बराबर बोला 7। पूछ रहा है लीफ में, तो लीफ होते हैं हमेशा डिप्लॉइड, तो डिप्लॉइड होगा 2n होगा अर्थात 14 हो जाएगा। 7 है सिनर्जिड में तो वहाँ 14 हो जाएगा। क्लियर, बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन। केवल आपको ये कंसेप्ट रखना है कि प्लांट का वो सारा पार्ट जो है वो होता है डिप्लॉइड एक्सेप्ट गैमीट्स। एंड एम्ब्रियो सैक का कंसेप्ट रखिए कि सिनर्जिड हैप्लॉइड होते हैं, एक्सेल हैप्लॉइड होते हैं, एंटीपोडल्स हैप्लॉइड होते हैं। क्लियर। तो चूंकि यहाँ पर 3 न्यूक्लियाई का फ्यूजन एक साथ हुआ, 2 न्यूक्लियाई तो पहले फ्यूज कर गए थे दोनों पोल से आकर, क्लियर, तो बना सेकेंडरी न्यूक्लियस। और फर्टिलाइजेशन के समय मेल गैमीट के रूप में एक तीसरा न्यूक्लियस जाकर फ्यूज कर गया इस सेकेंडरी न्यूक्लियस से, तो निर्माण हुआ एंडोस्पर्म का। तो चूंकि एंडोस्पर्म के निर्माण में 3 न्यूक्लियाई का फ्यूजन एक साथ होता है, हेंस इट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। इसीलिए इसको हम लोग कह देते हैं क्या, ट्रिपल फ्यूजन। क्लियर, क्लियर। अब आ जाइए एंडोस्पर्म। ये हमेशा आप क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन बैंक देखा कीजिए, उसको मैं बार बार कह रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव बनाइए, उसमें आपको मिल जाएगा ऐसा क्वेश्चन। रिपीटेड क्वेश्चन है कि किसी भी प्लांट के एंडोस्पर्म में क्रोमोसोम्स की संख्या है 27, देन उसके एक सेल में कितना होगा। तो एंडोस्पर्म में आपको बता रहा है 27, इसका अर्थ है कि 3n बराबर बताया 27, 3n इज इक्वल टू 27 एंड n इज इक्वल टू 9, और पूछ रहा है आपसे एक सेल। तो एक सेल हमेशा होता है हैप्लॉइड, एक सेल हमेशा होता है हैप्लॉइड। इसका अर्थ है कि उसमें एक सेल में होगा 9। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बच्चों वाली क्वेश्चन है। क्लियर। अब आ जाए हम लोग एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म देखिए, आपने कहा था एम्ब्रियो सैक, ये 3 हो गए, एंटीपोडल्स बोथ आर
synergids, clear, and this one is egg cell, this one सेकेंडरी न्यूक्लियस, या इसी को कहते हैं डेफिनेटिव न्यूक्लियस। कितनी बार सुनेंगे आपको याद होगा। अब आइए, फर्टिलाइजेशन के समय आपने कहा कि जो पॉलन ट्यूब है वो पॉलन ट्यूब में आते हैं 2 मेल गैमेट्स, उसमें से एक मेल गैमेट तो आपने कहा कि एग सेल से फ्यूज करता है तो निर्माण करता है एम्ब्रियो का, एंड सेकेंड वन जो है वो फ्यूज कर देता है किससे, इस सेकेंडरी न्यूक्लियस से। तो यही आपने कहा ट्रिपल फ्यूजन। तो ट्रिपल फ्यूजन के पश्चात यह जो न्यूक्लियस है इसको अब हम लोग कह देते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसे हम लोग कह देंगे क्या, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, एंड द सेल इज कॉल्ड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। क्लियर कि ट्रिपल फ्यूजन के पश्चात, ट्रिपल फ्यूजन में सेकेंडरी न्यूक्लियस से एक मेल गैमेट जाकर फ्यूज किया तो उसके पश्चात जो न्यूक्लियाई बना ट्रिप्लॉइड, उसे हम लोग कह देते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, एंड द सेंट्रल सेल इज कॉल्ड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। क्लियर। वही प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल रिपीटेड डिविजन्स उसमें होता है, बार बार डिवाइड करता है, जिससे निर्माण होता है एंडोस्पर्म का। और जैसा कि मैंने कहा कि एंडोस्पर्म इज ए फूड स्टोरेज टिश्यू which stores food for growing embryo। यह जो एंडोस्पर्म है वो फूड स्टोरेज टिश्यू होता है, भोजन संग्रह करने वाला टिश्यू होता है, जो इस ग्रोइंग एम्ब्रियो ग्रो करेगा तो उसको फूड की आवश्यकता होगी, उसी ग्रोइंग एम्ब्रियो के लिए ये फूड स्टोरेज का कार्य करता है। क्लियर। डेवलपमेंट के आधार पर कि आखिर ये एंडोस्पर्म डेवलप कैसे किया, इसके आधार पर हम लोग एंडोस्पर्म को डिवाइड करते हैं 3 भागों में। एक को कह देते हैं हम लोग न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, एक को हम लोग कह देते हैं क्या, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ऐसे एंडोस्पर्म में क्या होता है कि यह जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो बार बार डिवाइड करता है, उसमें रिपीटेड डिविजन्स होती है विदाउट पार्टीशन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करता है, केवल यह जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, यही प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बार बार डिवाइड करता है, जिससे बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई का निर्माण होता है। तो ऐसे एंडोस्पर्म को हम लोग कह देते हैं क्या, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्लियर। कोकोनट वाटर हम लोग यूज़ करते हैं, काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है। तो कोकोनट वाटर में थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स फ्री न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। जो नारियल का पानी हम लोग पीते हैं उसमें हजारों यह फ्री न्यूक्लियाई इसके उपस्थित रहते हैं। क्लियर। आपका जो जितने भी पॉलीपेटली मीन द फ्लावर्स विच पेटल्स आर फ्री फ्रॉम ईच अदर, वैसे फ्लावर्स जिसका कि पेटल्स एक दूसरे से फ्री होता है। क्लियर। तो जितना भी पॉलीपेटली है वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल हो जाएगा। क्लियर। इसके पश्चात दूसरा आ जाइए आप, सेल्यूलर एंडोस्पर्म। सेल्यूलर एंडोस्पर्म में क्या होता है कि जब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में फर्स्ट डिवीजन होता है, देन साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन हो जाता है। कहने का अर्थ है कि ऐसा जो एंडोस्पर्म है वो प्राइमरी स्टेज से ही सेलुलर फॉर्म में होते हैं। जब भी न्यूक्लियस का माइटोसिस डिवीजन होगा, देन साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन हो जाता है। इसे हम लोग कह देते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। आपने देखा होगा एरेका नट, बेटल नट जिसको कहते हैं, पान में जो खाया जाता है, सुपारी, कसैली, यस, बेटल नट, एंड फोएनिक्स इज बोटेनिकल नेम ऑफ डेड पाम, खजूर। उसमें जो एंडोस्पर्म है वो काफ़ी हार्ड हो जाता है, काफ़ी कड़ा हो जाता है। जो बेटल नट हम लोग खाते हैं
एकेसिया कैटाचू, उसमें जो है वो काफ़ी हार्ड हो जाता है। जितने भी गैमोपेटलस फ्लावर्स हैं, गैमोपेटली टैक्सोनॉमी अगर पढ़ें तो आपको याद होगा, द फ्लावर्स विच पेटल्स आर फ्यूज टुगेदर, जिसके पेटल्स आपस में फ्यूज्ड हैं उसे हम लोग कहते हैं गैमोपेटली। क्लियर? तो जितने भी गैमोपेटली लाइक दतूरा पेटल्स आपस में फ्यूज्ड हैं तो वो सेलुलर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है। क्लियर? अब थर्ड वन आ जाओ, हेलोबियल एंडोस्पर्म। हेलोबियल एंडोस्पर्म, दिस इज इंटरमीडिएट टाइप बिटवीन न्यूक्लियर एंड सेल्यूलर एंडोस्पर्म। क्लियर? ये दोनों का ये मिश्रण होता है। होता क्या है, हेलोबियल एंडोस्पर्म में जब पहली बार प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में डिवीजन होता है तो साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन हो जाता है। तो ये तो सेलुलर फॉर्म हो गया। क्लियर? कि जब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में फर्स्ट डिवीजन होगा देन साइटोप्लाज्म में भी डिवीजन हो जाता है। बट जो फर्दर डिवीजन होता है दैट इज फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, उसके पश्चात जो है केवल न्यूक्लियाई ही बार बार डिवाइड करते रहते हैं। तो ऐसे एंडोस्पर्म को हम लोग कह देते हैं हेलोबियल एंडोस्पर्म। तो आपने देखा कि ये इंटरमीडिएट टाइप है, दोनों ही कैरेक्टर्स इसमें है। क्लियर? जैसा कि एक प्लांट है एरेम्यूरस, दिस इज नॉट कॉमन प्लांट, आप नहीं जानते हैं इसको, इसमें होता है हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। क्लियर? तो ये एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट का 3 तरीका है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगली क्लास में फ्रूट। क्लियर? क्योंकि फिर काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाएगा, लंबा हो जाता है तो लोग उगते हैं और कमेंट करते हैं, मेरे को फ़ोन करते हैं कि सर प्लीज़ छोटा ही रखें लेक्चर, तो पढ़ने में आसानी होती। बिल्कुल सही बात है। तो आप बिल्कुल मेहनत करें, पढ़ते रहें, और पुनः कहूँगा कि कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछें। क्लियर? और पूरा कोर्स इसी तरह से मैं आपको बिल्कुल समझाता चलूँगा। बायोलॉजी लोग कहते हैं रटने की चीज़ है, मैं तो कहता हूँ रटने की चीज़ नहीं है, थोड़ा बहुत रटना तो है बट ज़्यादा कुछ समझने की भी चीज़ है ना। विशेषतः कुछ जो हमारे चैप्टर्स हैं लाइक जेनेटिक्स है, फिजियोलॉजी है, इकोलॉजी है, ये सारे जो चाहे बायोटेक्नोलॉजी है, ये सारे समझने की चीज़ है। क्लियर? तो पुनः मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप पढ़ें और आगे बढ़ें।